मूवी की शुरुआत होती है आज से कई हजार साल पहले, बिल्कुल उस समय से जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसीलिए महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया होता है। अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। यहीं पर हम यह देखते हैं कि महाभारत के समय में अश्वत्थामा और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन होते हैं। युद्ध में अश्वत्थामा जब यह देखते हैं कि पांडवों ने न केवल उनके सारे दोस्तों कौरवों को मार दिया है बल्कि उनके पिता द्रोणाचार्य को भी मार दिया है, तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है। वह सीधा ब्रह्मास्त्र को समन करता है। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती होती है, इसलिए अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र से सीधा उस पर अटैक करता है, जिससे अभिमन्यु की पत्नी के पेट में जो बच्चा होता है वह ब्रह्मास्त्र के अटैक से मारा जाता है। इस घटना को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वे अश्वत्थामा को काफी मारते हैं और फिर उसके बाद उसे श्राप देते हैं कि अब उसे न चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा। वह बेशक मरने की भीख मांगेगा, लेकिन तब भी वह जिंदा रहेगा। जब तक पूरा कलयुग खत्म नहीं होता तब तक उसकी सांसें चलेंगी। श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वह पश्चाताप करना चाहता है। लॉर्ड कृष्ण उसे पश्चाताप करने का मौका देते हैं। वह बताते हैं कि अब आने वाला युग कलयुग होगा, जिसमें कली नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली दानव होगा जो दुनिया को बर्बाद कर देगा। लेकिन उसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। कल्कि अवतार के जन्म के समय अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कल्कि अवतार का जन्म हो। 6000 साल बीत जाते हैं और कहानी वर्तमान में आती है। महाभारत युद्ध के खत्म होने के साथ ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। कलयुग में जितने भी लोग जन्म लेते हैं वे खुद को काफी विकसित करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, लेकिन उनके गुस्से और नफरत के चलते वे आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे युद्ध छिड़ जाती है और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है और केवल एक ही शहर काशी, जो कि इंडिया में है, जीने लायक है। काशी दुनिया का पहला शहर भी है। काशी को छोड़कर दुनिया में कोई भी शहर जीने लायक नहीं है। हालांकि एक और शहर है जो जीने लायक है, जिसका नाम शंभाला है। बुद्धिस्ट मान्यताओं के अनुसार शंभाला हिमालय में स्थित है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता है। काशी शहर में कई लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ अमीर हैं और बाकी गरीब। गरीबों की जिंदगी बहुत बुरी है। काशी के मध्य में एक बड़ा कंपाउंड है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं और वहाँ केवल अमीर लोग रहते हैं। इस कंपाउंड के मालिक को सुप्रीम या स्किन कहा जाता है, जिसकी खुद की आर्मी होती है और एक कमांडर भी होता है। कंपाउंड में कोई डॉलर या रुपए जैसी करेंसी नहीं चलती, बल्कि यूनिट्स चलते हैं। 1 मिलियन यूनिट्स देने पर ही कोई व्यक्ति कंपाउंड में रह सकता है। गरीबों के पास इतने यूनिट्स नहीं होते, इसलिए वे कंपाउंड में नहीं रह पाते। मूवी के मेन हीरो भैरवा, जिनका किरदार प्रभास निभा रहे हैं, काशी शहर में रहते हैं। भैरवा की कोई फैमिली नहीं है और वे अकेले अपनी जिंदगी बिताते हैं। वह एक अच्छे फाइटर हैं और लड़ने के कई तरीके जानते हैं। भैरवा का सपना है कि वह एक दिन कंपाउंड में रह सके, लेकिन उनके पास इतने यूनिट्स नहीं है। वह उधारी पर जीते हैं और किसी का उधार समय पर नहीं चुका पाते। एक दिन काशी में शंभाला का एक स्पाई घुस जाता है और कई गुंडे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। शंभाला के स्पाई को पकड़ने पर कंपाउंड का कमांडर बड़ा इनाम देता है। भैरवा उस स्पाई को देखता है और गुंडों से लड़कर उसे पकड़ लेता है। हालांकि उसे पकड़ने के बाद ही भैरवा को ही पता लगता है कि असल में शंभाला का वह स्पाई एक आम आदमी है, जो कि बस यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन में जाकर वहाँ की सुविधाएं देखना चाहता था। इसलिए वह स्पाई की बात नहीं मानता है और उसे अपने घर में बंद कर देता है, ताकि कुछ समय बाद ही उसे कॉम्प्लेक्शन में जाकर मिले और फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके वह कई सारे यूनिट्स जोड़ सके। जब उसके पास 1 मिलियन यूनिट्स हो जाए तो वह कॉम्प्लेक्शन जा सके। कुछ समय बाद ही हमें दिशा पटानी का किरदार देखने को मिलता है, जिसका इस मूवी में नाम रॉक्सी होता है। वह भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। रॉक्सी जब भैरवा से मिलती है तब हमें पता लगता है कि भैरवा ने उधार लेने के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा है और उसने रॉक्सी से भी कई सारे यूनिट्स उधार ले रखे हैं। लेकिन इन सब से हटकर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्शन में जॉब लग गई है और उसे कल से कॉम्प्लेक्शन में जाना है। भैरवा उससे कहता है कि वह उसे कल बस एक दिन के लिए अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि उसका भी यह सपना है कि वह कॉम्प्लेक्शन में जाकर देख सके। जब रॉक्सी उसे कॉम्प्लेक्शन में लेकर जाती है तो वह यह देखता है कि कॉम्प्लेक्शन बहुत सुंदर है। वहाँ बहुत सारा साफ पानी है,
खाने के लिए बहुत कुछ है, वहाँ नदियाँ हैं, जंगल हैं और इस तरह की बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं। इसलिए यह सब देखकर भैरवा थोड़ा पागल हो जाता है और वह रॉक्सी के साथ मिलकर सब कुछ के मजे लेने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद ही वह सोल्जर्स के हाथों पकड़ा जाता है, जिसके कारण वह कॉम्प्लेक्शन से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी सी लैब को देखते हैं, जिसमें बहुत सारी लड़कियां और कई सारे वैज्ञानिक होते हैं जो उन सब पर रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुप्रीम यास्किन ही असल में कली है। कली की हालत बहुत बुरी होती है, उसकी बॉडी बहुत दुबली पतली और कमजोर सी होती है और उसके अंदर पावर्स भी नहीं होती। हालांकि कली ह्यूमंस से बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसका मानना है कि ह्यूमंस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इन 6000 सालों में जब से कलयुग चल रहा है, तब उन सालों में ह्यूमंस ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को जीने का कोई अधिकार नहीं है और वह सारे के सारे ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन उससे पहले वह खुद को पावरफुल बनाना चाहता है। इसके लिए उसे एक सीरम की जरूरत है जो सिर्फ एक प्रेग्नेंट वुमन के पेट से निकल सकता है, यानी कि ऐसी महिला के पेट से जिसके पेट के अंदर बच्चा हो। कली ने इसके लिए एक बहुत बड़ी लैब बना रखी है और उसमें काम करने के लिए उसके पास सारे टॉप साइंटिस्ट हैं। कली के पास जितने भी सोल्जर्स हैं, वे उनकी मदद से बहुत सारी लड़कियों को पकड़ के लाते हैं और उन सबको अपनी लैब के अंदर कैद करके रखते हैं। फिर कली उन सारी लड़कियों के अंदर सीडिंग करता है, जो कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए वह लड़कियों को प्रेग्नेंट करता है। लेकिन वह सामान्य प्रेग्नेंट नहीं करता, बल्कि वह सीडिंग करने के लिए किसी स्पेशल मेथड का उपयोग करता है और सीडिंग में कुछ स्पेशल मिलाता भी है, जिसके बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होने लगती हैं। हालांकि यहाँ पर जितनी भी लड़कियों के ऊपर सीडिंग की जाती है, उनमें से सारी की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। इसलिए जो भी प्रेग्नेंट होती हैं, उन सबको अलग जगह रखा जाता है और उन्हें रहने के लिए और खाने पीने के लिए सब कुछ बहुत ही बढ़िया दिया जाता है। लेकिन जो भी लड़कियां सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उन सबको लैब के अंदर स्लेव बनाया जाता है, यानी कि गुलाम। और फिर वे सारी स्लेव लड़कियां सभी प्रेग्नेंट लड़कियों की सेवा करती हैं और जो भी उन्हें मदद चाहिए होती है, वह सारी मदद भी करती हैं। यहाँ पर हम यह भी जानते हैं कि कली को जिस सीरम की जरूरत है, वह सीरम उसी प्रेग्नेंट लड़की के पेट से निकल सकता है, जो कि 121 दिन से ज्यादा समय से प्रेग्नेंट हो, यानी कि कम से कम 4 महीने से प्रेग्नेंट हो। लेकिन यहाँ पर हम यह देखते हैं कि कली की सीडिंग की वजह से लैब में जितनी भी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है, वे सभी लड़कियां 90 या 91 दिन से ज्यादा जी नहीं पाती हैं, मतलब कि 3 महीने में ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन तब भी कली लगातार लड़कियों के ऊपर सीडिंग करवाता रहता है, ताकि एक ना एक दिन उसे ऐसी लड़की मिले जो 121 दिन से ज्यादा समय तक प्रेग्नेंट हो, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन उसे सीरम मिल जाएगा। इन सब के बाद यहाँ पर हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं, जो कि लैब के अंदर कैप्चर की हुई लड़कियों में से एक होती है। लेकिन वह प्रेग्नेंट नहीं होती, बल्कि उन लड़कियों में से एक होती है जो सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, और इसीलिए वह यहाँ पर एक स्लेव की तरह काम करती है और जो भी प्रेग्नेंट है उनकी मदद करती है। इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि दीपिका पादुकोण जब बहुत छोटी थी, तब उसी समय पर उसके पेरेंट्स ने उसे कॉम्प्लेक्शन से यहाँ पर भेज दिया था। इसके साथ ही उसका जो नाम है वह यहाँ पर सम 80 रखा गया है, यानी कि SUM, सम और 80। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही हम यह देखते हैं कि असल में दीपिका पादुकोण यानी कि सम 80 प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए कुल 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 150 दिन से भी ज्यादा, और यह बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन असल में दीपिका ने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था और उसने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि वह इतने समय से प्रेग्नेंट है। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही हम यह भी देखते हैं कि दीपिका के बहुत समय छुपाने के बाद भी इस चीज को एक सोल्जर देख लेता है और इसीलिए वह सीधा कॉम्प्लेक्शन के कमांडर के पास जाकर इस बात को बता देता है। इसके बाद लैब वाले उसे उठा लेते हैं और उसकी बॉडी को एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं और उसके पेट से सीरम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक्सट्रैक्शन को शुरू किया जाता है, तब जैसे ही सिर्फ एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट होती है, वैसे ही मशीन रुक जाती है और फिर उसके बाद ही पावर सप्लाई कट जाती है। लाइटें धीरे धीरे करके जलने बुझने लगती हैं और आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं। फिर इसी समय पर दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर होता है और उसी मंदिर के अंदर अश्वत्थामा होता है, जो कि वैसे तो काफी समय से मेडिटेशन में होता है, लेकिन अभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वह इस बात को महसूस करता है कि कल की अवतार जन्म लेने वाले हैं। इसलिए भगवान उसे संकेत दे रहे हैं कि वह उनके जन्म में कोई बाधा न आने दे, और फिर इसके लिए अश्वत्थामा वहाँ से निकल जाते हैं और वह उसी महिला को ढूंढने लगते हैं
जो महिला कल की अवतार को जन्म देने वाली है। हालांकि इसी समय पर हमें भी यह पता लग जाता है कि असल में जो कल की अवतार को जन्म देने वाली है वह और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण है, यानी कि सुमति। इसके बाद ही हम देखते हैं कि मशीन रुक गई थी, लेकिन फिर इसके अगले पल हम यह देखते हैं कि जिस मशीन के अंदर दीपिका होती है उसी मशीन के अंदर उसकी एक दोस्त आ जाती है जो कि दीपिका की तरह ही एक गुलाम थी। वह दीपिका को वहां से निकाल लेती है और वे एक खुफिया रास्ते से होते हुए काफी नीचे आ जाती हैं। वहां पर आने के बाद ही वह दीपिका को बताती है कि वह असल में शंभाला की एक एजेंट है और वह पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्शन इकट्ठा कर रही है ताकि वह इन सब के बारे में शंभाला शहर के अंदर बता सके। नीचे लाने के बाद ही वह दीपिका को गेट के पास ले आती है और बताती है कि यहाँ पर एक खुफिया गेट है जहाँ से वे लोग कॉम्प्लेक्शन देकर वहाँ पर बुलाए गए हैं और इसलिए वह चाहती है कि दीपिका वहाँ से निकल जाए। इसके बाद उसके दोस्त उसे सीधा शंभाला ले जाएंगे और वहाँ पर वह सुरक्षित रहेगी। हालांकि दीपिका उससे यह पूछती है कि वह आखिर यह सब क्यों कर रही है, जिस पर वह दीपिका को बताती है कि असल में शंभाला एक काफी पवित्र शहर है और वहाँ पर हम सबका यह मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी, यानी कि कल की अवतार को, जिसके बाद ही वह कल की अवतार सारे इंसानों का भला करेंगे। इसी उम्मीद पर हमारा पूरा शंभाला शहर जी रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वह औरत हो जो भगवान को जन्म देने वाली है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। इसके बाद ही वह दीपिका से कहती है कि वह यहाँ से बाहर निकल जाए और उसके पीछे सोल्जर्स न आएं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए वह यहाँ पर रुकेगी। यह सुनकर दीपिका वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद ही देखती है कि उसके सामने शंभाला के 3 और एजेंट्स होते हैं जो कि दीपिका को ले जाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आए होते हैं। वे तीनों जल्दी से दीपिका को बिठाते हैं और उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी शंभाला पहुँचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्शन को यह पता चल जाता है कि वह वहां से निकल चुकी है और इसीलिए वह अपने सारे सोल्जर्स को उसके पीछे लगाता है और सबसे यह कहता है कि वह उसे पकड़ कर लाए। इसके साथ ही वह शहर के अंदर भी घोषणा कर देता है कि जो भी सुमति को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम के तौर पर 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। इस वाले ऑफर को भैरवा भी देखता है और इसलिए वह यह सोचता है कि अगर उसने सुमति को पकड़ लिया तो उसे 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे और फिर उसके बाद वह बड़े आराम से कॉम्प्लेक्शन में जा सकेगा। इधर जो 3 लोग दीपिका को शंभाला लेकर जा रहे थे उनके बारे में भी हम जानते हैं और हमें यह पता चलता है कि इनके नाम वीरान और कायरा होते हैं। इन दोनों के साथ उनका एक और साथी होता है और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि कायरा दीपिका से उसका नाम पूछती है, जिस पर वह उसे बताती है कि उसका नाम सुमति है। फिर वह दीपिका से कहती है कि उसे उसका नाम सुमति नहीं रखना चाहिए, बल्कि इससे बढ़िया उसे अपना नाम सुमति रखना चाहिए। यहीं से हम देखते हैं कि दीपिका अपना नाम सुमति रख लेती है। हालांकि इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्शन इन्हें ढूंढ लेते हैं और इसलिए वे लोग उन पर हमला कर देते हैं और सुमति को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। पर उसी समय यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की, यानी कि अमिताभ बच्चन की, जो कि यहाँ पर आते ही सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं और सबको पीट पीट कर सुमति को बचा लेते हैं। वह सुमति से यह भी कहते हैं कि अब से वही उसकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वह बहुत ही जल्दी भगवान को जन्म देने वाली है। हालांकि इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर भैरवा भी आ जाता है, जिसने कि सुमति को ढूंढ लिया होता है और इसलिए यहाँ पर आने के बाद ही वह सुमति को ले जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से भैरवा और अश्वत्थामा के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अश्वत्थामा भैरवा को पटक देता है और उसे बुरी तरह से हरा देता है। इसके बाद वे सब लोग सुमति को लेकर सीधा शंभाला निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जैसे ही कमांडर को यह पता चलता है कि सोल्जर्स को सुमति मिली थी, वैसे ही वह अपने कई और सोल्जर्स के साथ मिलकर उसी जगह पर आ जाता है जहां पर भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई हुई थी। वहां पर आने के बाद वह यह देखता है कि वहां पर उसके सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हैं। इसके साथ ही वहां पर भैरवा भी पड़ा हुआ है, जो कि अश्वत्थामा से लड़ाई हार गया था। यहाँ पर कमांडर भैरवा को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, इसलिए सोल्जर्स भैरवा को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भैरवा कमांडर से कहता है कि जब वे लोग सुमति को यहाँ से लेकर जा रहे थे तब उसने यह सुना था कि वे लोग शंभाला जा रहे हैं और कोई भी नहीं जानता कि शंभाला कहाँ पर है, लेकिन वह अकेला ऐसा इंसान है जो कि शंभाला जा सकता है। इसलिए अगर कमांडर उसे सिर्फ एक मौका देंगे तो वह उनके लिए सुमति को ले आएगा। यह सुनकर कमांडर सहमत हो जाते हैं और वह भैरवा को एक मौका देते हैं। वह उससे कहते हैं कि अगर वह सुमति को शंभाला से लेकर आ गया तो फिर उसके बाद वे खुद ही उसे कॉम्प्लेक्शन में एंट्री देंगे और फिर वह बड़े आराम से कॉम्प्लेक्शन में रह पाएगा।
इसके बाद भैरवा सीधा अपने घर आता है और घर आकर शंभाला के उस स्पाई को आजाद कर देता है जिसे उसने काफी समय पहले पकड़ा था। हालांकि इसे आजाद करने के बाद ही भैरवा उसे एक जाल में फंसाता है, क्योंकि भैरवा उससे कहता है कि अब कॉम्प्लेक्शन एंट्री नहीं देंगे और इसलिए अब उसे किसी को भी पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो उसे इस समय पर आजाद कर रहा है। पर यह बात सुनकर शंभाला का जो स्पाई होता है वह भैरवा से कहता है कि उसे कॉम्प्लेक्शन जाने की ज्यादा सोचनी भी नहीं चाहिए, बल्कि इसकी बजाय उसे उसके साथ शंभाला जाना चाहिए, जो कि वैसे ही काफी सुंदर शहर है, और वहाँ पर उनके साथ जाकर उसे अच्छाई का साथ देना चाहिए। यह सुनकर भैरवा सहमत हो जाता है, क्योंकि यह उसके प्लान का हिस्सा होता है। फिर वह शंभाला के उस स्पाई के साथ सीधा शंभाला जाता है। शंभाला के अंदर आते ही वह शंभाला के स्पाई को यानी कि अपने साथी को बेहोश कर देता है और फिर वह उसे धोखा देकर सीधा सुमति के पास जाता है। वह सीधा अश्वत्थामा का रूप ले लेता है और अश्वत्थामा के रूप में आकर वह सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन बाहर आते ही उसे अश्वत्थामा घेर लेता है, जिसके बाद भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक और फाइट होती है। अब क्योंकि भैरवा तैयारी करके आया होता है, इसलिए वह अश्वत्थामा को अच्छी टक्कर देता है। लेकिन इन दोनों की फाइट के दौरान ही हम यह देखते हैं कि शंभाला के पास कॉम्प्लेक्शन के साथ आ जाता है और वह सीधा शंभाला पर अटैक करके अंदर घुस जाता है। इसके बाद शंभाला के सारे सोल्जर्स भी इकट्ठा होते हैं और फिर शंभाला के सोल्जर्स और कॉम्प्लेक्शन दोनों के बीच फाइट होती है। यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ी लड़ाई को देखते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर शंभाला के सारे सोल्जर्स को बुरी तरह से मार रहा होता है। इस समय पर हमें यह भी पता चलता है कि असल में अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वह वास्तव में उसका नहीं बल्कि कर्ण का हथियार है। इसलिए अश्वत्थामा के हाथ का जो हथियार होता है वह अचानक से गिरकर सीधा भैरवा के हाथ में आ जाता है। जैसे ही वह भैरवा के हाथ में आता है वह हथियार चमकने लगता है और भैरवा की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक आता है और फ्लैशबैक के जरिए हम यह जानते हैं कि असल में भैरवा ही महाभारत के समय का अर्जुन है और यहाँ पर उसकी अर्जुन वाली असली पावर्स जाग चुकी हैं। फिर इसके बाद भैरवा कुछ समय के लिए अर्जुन बन जाता है और वह सीधा कमांडर के सारे सोल्जर्स से लड़ने लगता है। फिर वह सारे सोल्जर्स को मार देता है और अंत में कमांडर को भी मार देता है। इस तरह से वह सुमति को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वह अपना हथियार छोड़ता है वैसे ही हम यह देखते हैं कि वह एक बार फिर से भैरवा बन जाता है, यानी कि वही भैरवा जो कॉम्प्लेक्शन में आया था। वह सीधा सुमति को उठाता है और उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से सीधा अपनी गाड़ी को उड़ाता है और शंभाला से निकल जाता है। इस समय पर अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भैरवा को रोकने में विफल हो जाता है और भैरवा सुमति को लेकर अपने साथ निकल जाता है। अब इसके बाद हमें सीधा कॉम्प्लेक्शन दिखाई देता है, जहाँ पर हम कली को देखते हैं। आपको याद हो तो जिस समय पर सुमति का एक्सट्रैक्शन चल रहा था उस समय पर मशीन के बंद होने तक वहाँ से एक बूंद सीरम निकाल लिया गया था। इसलिए हम यहाँ पर यह देखते हैं कि उसी एक बूंद सीरम को सीधा कली के हाथ में दिया जाता है। जैसे ही कली उसे लेता है वह उस एक बूंद सीरम को अपनी बॉडी में डाल लेता है। जैसे ही वह एक बूंद सीरम कली की बॉडी में जाता है वैसे ही हम यह देखते हैं कि कली की दुबली पतली और कमजोर सी बॉडी बहुत ही पावरफुल और मस्कुलर हो जाती है। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और इसके बाद कली यह निर्णय करता है कि अब उसे बाकी का पूरा सीरम चाहिए। इसके लिए वह खुद ही सुमति को ढूंढेगा और उसके अंदर से सारा सीरम लेगा। जब ऐसा होगा तब कली इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि तब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। हालांकि दोस्तों यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है और इसलिए जब इस मूवी का अगला भाग आएगा तभी हमें यह पता लगेगा कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। लेकिन हाँ दोस्तों, तब तक के लिए इसकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो कल की मूवी के ऊपर। आप सबको इस मूवी की कहानी और हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सबका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वह भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में कल की जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स में कल की लिखेंगे तब हमें भी यह पता लगेगा कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर आपको सच में वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके सारे दोस्त भी इस वीडियो को देखकर मूवी की कहानी जान पाएं।
अगर आपको इसके अलावा हमारे चैनल की कोई और वीडियो देखनी हो तो आप सिंपली हमारे चैनल को चेक आउट कर सकते हैं, या फिर मैंने कई सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। आपका जो मन करे आप वह वीडियो देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वह सारी वीडियो बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।